जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल जावेद। टीम हसन जावेद की तरफ से आप सबको खुशामदीद। आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनका नाम है मियां कैसर हमीद। इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का काम कैसे स्टार्ट किया और आज एक कामयाब जो है रियल एस्टेट का बिजनेस इन्होंने कायम किया है पाकिस्तान के, खासतौर पर लाहौर के अंदर भी और दुबई में भी। इनके बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं, स्पेशली जो हमारा इनका मेन ऑफिस है आज हम वहाँ मौजूद हैं। और हम कैसे साहब से जानना चाहेंगे कि कोई शख्स अगर रियल एस्टेट का काम करना चाहता है या कोई प्रॉपर्टी का काम करना चाहता है, कमीशन बेस्ड हो, तो वो कैसे कर सकता है। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कैसे साहब से। अस्सलाम वालेकुम कैसे साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया और हमारे मेज़बान जो हैं हसन साहब, उनके लिए आपने जो है ये टाइम भी निकाला और मेरे लिए भी। आज आप गाइड कीजिए हमें कि अगर कोई शख्स जो है वो प्रॉपर्टी का काम करना चाहता है, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस काम में, तो वो कैसे कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो प्रॉपर्टी का फील्ड है एक बहुत वसी फील्ड है। रियल एस्टेट सेक्टर के साथ एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज 35 से 40 डिपार्टमेंट्स हैं जो रियल एस्टेट के पीछे एक्टिवली काम कर रहे हैं। लाइक कंस्ट्रक्शन के फील्ड है, डेवलपमेंट सेक्टर है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का दर्जा रखता है हमारा रियल एस्टेट सेक्टर। इसमें कुछ लोग सीजनल एंटर होते हैं, जिस वक्त मार्केट्स अच्छी जा रही होती हैं, मार्केट्स के अंदर तेज़ी होती है, उस वक्त देखा देखी ऐसे नॉन प्रोफेशनल लोग भी रियल एस्टेट के अंदर आते हैं जिनको रियल एस्टेट की ABC का भी नहीं पता होता। तो ये जो सीजनल लोग एंटर होते हैं सेक्टर के अंदर, ये एक्चुअली हमारी मार्केट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हैं, मिसकमिटमेंट्स क्रिएट होती हैं। तो मैं ये कहूँगा कि ये ऐसा फील्ड है कि जिसमें देखा देखी एंटर नहीं होना चाहिए। बाकायदा इसके अंदर एक अच्छी गाइडलाइन होनी चाहिए, एक अच्छे इदारे के साथ आपकी एसोसिएशन होनी चाहिए, जहाँ पे आपके जो टीचर्स हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर वो आपको इसके बेसिक प्रिंसिपल्स बता सकें, इसके लॉजिक्स बता सकें, आपको कमिटमेंट ऑनर करने के तरीकाकार बताने चाहिए। तो कैसे साहब आप मुझे बताइएगा कि आपने जो है ये प्रॉपर्टी का काम कैसे शुरू किया? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2004 में रियल एस्टेट सेक्टर को मैंने ज्वाइन किया। एट दैट टाइम आई वाज इन सर्विसेज सेक्टर। मैं एक फाइनेंस का बंदा था, लेकिन जिस वक्त मैंने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अपना कैरियर शुरू किया, एक्चुअली चूँकि मैं फाइनेंस का बंदा था, तो मैंने कैलकुलेट ये किया कि सर्विसेज के अंदर मुझे जो मेरी काबिलियत है मुझे वो पे बैक नहीं मिल रहा। मैंने अपना 2 साल का अरसा गुजारा सर्विसेज के अंदर, जॉब मैंने की एक बड़े अच्छे इदारे के साथ। लेकिन जिस वक्त मेरा जो एक एम्बिशन था, जो एक मेरा शौक़ था, तो मैं वहाँ पे अनसेटिस्फाई फील कर रहा था। फिर मैंने इस रियल एस्टेट सेक्टर को स्टडी करना शुरू किया। बाकायदा उन दिनों में जब मैं अभी स्टूडेंट था, कॉलेज लाइफ थी, तो मैं हर संडे न्यूज़पेपर, जंग न्यूज़पेपर लेके आता था। और मुझे इसकी रियल एस्टेट का कुछ भी पता नहीं था, लेकिन मैं इसके क्लासीफाइड पढ़ा करता था, कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सेल हो रही है, कौन कौन से सेक्टर नए लॉन्च हो रहे हैं। तो ये उस वक्त भी मेरा शौक़ था। तो मैंने अपने शौक़ को अपना प्रोफेशन बनाया और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से DHA में मुझे तकरीबन कोई 16-17 साल मुझे हो गया काम करते हुए। मेरा इस्लामाबाद में ऑफिस है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इस वक्त दुबई जो मेरा वन में अल्हम्दुलिल्लाह अल तकमील डेवलपर के नाम से मेरा रियल एस्टेट का ऑफिस है, जो कि हमारा दुबई बेस्ड ग्रुप है, जिसमें मैं और मेरे चंद दोस्त हैं बड़े करीबी। हम एक बड़ी अच्छी ताकत के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि इस वक्त दुबई के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 12 से 13 लाख पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं। तो उनकी बड़ी मेहनत की जो कमाई है, जो उनकी अर्निंग्स है, दिन रात वहाँ पे प्रदेश में बैठ के जो काम करते हैं, तो उन्होंने भी अपनी जो सेविंग्स है वो अल्टीमेटली किसी ने घर परचेज करना है अपने रहने के लिए, किसी ने सरप्लस अमाउंट जो है उसको इन्वेस्ट करना है प्लॉट्स के अंदर, फ्यूचर प्लानिंग के लिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली किसी भी सेक्टर में, किसी भी ओवरसीज कंट्री में कोई भी पाकिस्तानी भाई अर्निंग कर रहा है, तो पाकिस्तान आके उनकी कोशिश यही होती है कि हम रियल एस्टेट के अंदर किसी अच्छे लाइक DHA, लाइक इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अच्छे डिपार्टमेंट, अच्छी सोसाइटी के अंदर जहां हमारा सरमाया महफूज हो, जहां पे उनकी जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो सेफ हो, महफूज हो।
तो इसके लिए हमने एक बड़ा अच्छा पोर्टल दुबई में भी बनाया है। इंशाल्लाह ताला लाहौर में भी हम अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड करके लोगों के लिए काम तो अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारा शौक और सोच ये है कि हम लोगों के लिए खिदमात मुहैया कर सकें, उनके लिए जो सर्विसेज है रियल एस्टेट के हवाले से वो हम दे सकें। तो जो सवाल आपने फैसल साहब किया वो ये था कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अचानक या सीजनल आके बिजनेस करना, मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने सीनियर्स के साथ एक एसोसिएशन होनी चाहिए जहाँ पे वेल एक्सपीरियंस लोगों से आपको लर्न करना चाहिए और फिर उनको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये एक कामयाबी का तरीका है। बिल्कुल सही। अच्छा कैसे साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स अपनी सोसाइटी शुरू करना चाह रहा है या वो सोसाइटी का काम करना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या उसे रेगुलेशन की जरूरत होगी फॉलो करने के लिए? लाइसेंस क्या होगा और क्या टेक्निकलिटीज होंगी? देखिए, इसमें फैसल भाई मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बताऊं कि डेवलपमेंट का और एक सोसाइटी डेवलप करने का शौक हर इंसान को है जो रियल एस्टेट से वाबस्ता है, लेकिन इसमें बहुत थोड़े लोग हैं जो कामयाबी की तरफ जाते हैं। चूँकि यहाँ पे हमारे सेक्टर के अंदर ना जी, किसी भी रियल एस्टेट के डिवीजन में चले जाएं आप, तो लोग जगह थोड़ी होती है, ओवर सेल ज़्यादा कर देते हैं, जिसके ऊपर पहले तो बिल्कुल भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इंतहाई सिक्योर और इंतहाई महफूज आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा LDA जो कि हम गवर्न कर रहे हैं हमारे लाहौर और लाहौर के सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर, जो लोग नई सोसाइटीज़ बनाना चाह रहे हैं, तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना, इनकी चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा इन्होंने काफी मुस्तहकम कर दिए, बहुत अच्छा कर दिया। अच्छा, अगर जैसे कैसे साहब, अगर कोई सोसाइटी मैं चाह रहा हूँ, जैसे ये आपने पीछे अपनी एक सोसाइटी जो है वो आप तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, जो आपका ऑफिस है दुबई बेस्ड, वो भी इसकी मार्केट कर रहा है, तो काइंडली मुझे ये बताएं कि अगर मेरे जैसा कोई शख्स जो है या हमारे जो नाजरीन हैं वो कुछ काम करना चाहते हैं, वो कैसे सोसाइटी बनाएंगे, कैसे, कितना सरमाया लगेगा और क्या रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे? देखिए, आपका जो एजेंडा है कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर काम कैसे शुरू किया जाए एक आम आदमी से, देखिए रियल एस्टेट के अंदर काम शुरू करना और एक सोसाइटी तक पहुंचना, एक आप अपनी एक पूरी लेआउट बना के एक बहुत बड़े सेक्टर के अंदर आप एक सोसाइटी लॉन्च करें और उसको सेल करें, फैसल भाई इसके ऊपर सालों का सफ़र मुहित है, ये आनन फानन वाले काम नहीं है। हम एक ज़माना था जब हम महीने में या 6-6 माह में एक प्लॉट नहीं बिकता था तो हम परेशान होते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी पूरी सोसाइटी बेच देते हैं, पूरा पूरा ब्लॉक माशाल्लाह बेच देते हैं। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो टीम है वो बड़ी हार्ड वर्कर और बड़े स्पेशलाइज होने चाहिए अपने फील्ड के अंदर। सेकेंडली, आपका पैशन ये होना चाहिए बीइंग अ डेवलपर कि आप इसको डिलीवर करें। सोसाइटी बनाना, सोसाइटी बेचना ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर पैसा कमाना है तो इतनी बात ही काफ़ी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको इबादत समझ के करें, किसी को छत मुहैया करना, किसी के लिए घर का वसीला बनना, ये बहुत बड़ी इबादत है। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप इसको, आपकी सोच ये होनी चाहिए कि मैंने इसको डिलीवर करना है, यहाँ पे लोग रहें, आबादकारी हो, लोगों की फैमिलियाँ इंजॉय करें, वहाँ पे असल टास्क ये होना चाहिए। लेकिन जो रूल्स हैं या रेगुलेशन है, अगर मैं फॉर एग्जांपल लाहौर के गिरदो नवाह की बात करूं और मैं एक सोसाइटी स्टार्ट करता हूं वहाँ पे, तो उसके लिए मुझे किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस के बाद मैं वहाँ पे कैसे उसको जो है वो डेवलप कर सकता हूँ? कुछ ऐसा लेआउट जो हमारे नाजरीन को अंदाज़ा हो कि अगर गिरदो नवाह में कोई सोसाइटी, कोई शख्स अपने किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और वो वहाँ काम करना चाहता है, उसको आइडिया नहीं है कि मुझे किसके पास जाना है इजाज़त के लिए, तो वो क्या हो सकता है उसके लिए? जी, इसमें जैसा कि मैंने बताया कि इस वक्त हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, लाइक LDA है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इस्लामाबाद में CD है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसी तरह RD है, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इन्होंने पूरे अपने SOPs इनकी वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं। इस वक्त सोसाइटी को बनाने से पहले कम से कम 14 से 15 डिपार्टमेंट हैं, जिसमें आप यानी अगर जैसे ये हमारी सोसाइटी है इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इसके NOCs भी मेरे पास सारे अवेलेबल हैं। तो इसके लिए हमें सिविल एविएशन से भी जाके NOC लेना पड़ा,
एनवायरमेंटल एनओसी बहुत ज़रूरी है कि जिस जगह पे आप सोसाइटी लॉन्च कर रहे हैं उसकी सराउंडिंग के अंदर एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जाके सोसाइटी लॉन्च करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है, चूँकि माहौल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा ज़रूरी आपका वापडा का डिपार्टमेंट है, आपका वाटर एंड सीवरेज का डिपार्टमेंट है, गैस का डिपार्टमेंट है, फिर जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं इन्होंने बाकायदा इसके एसओपीज़ हैं जिनको फॉलो किए बगैर हमें एक सिंगल प्लॉट भी सेल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उन एसओपीज़ को फॉलो करते हुए हमें जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करने के बाद हमें अपनी सोसाइटी को लॉन्च करना चाहिए, सेल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने इस्लामाबाद में शुरू किया, आप कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी से आप इजाज़त लेते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर फीस भी है इस बारे में? डेफिनेटली इनकी ऑफिशियल ड्यूज होते हैं इनके, जो हर एक स्टेज के ऊपर हमें डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं, बाकायदा लीगलाइज काम है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस सिलसिले में इमरान खान साहब का बहुत ज़्यादा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स थे इनके अंदर जिसे लोग स्पीड मनी का नाम देते हैं या फाइलों को धक्का लग जाता है, अब ये सिस्टम से हम बाहर निकलते आ रहे हैं। जो एक रेगुलर फीसें हैं, जो ड्यूज हैं, एक सिस्टमाइज कर दिया गया, हर चीज को ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ले आए और इससे बड़ी आसानी होगी। और कितनी एक फीस आपको जो है वो सोसाइटी के लिए, जैसे हम इस सोसाइटी की बात करें फॉर एग्जांपल, तो कितनी को रेशियो है जो आप बता सकते हैं कि मेरे इतने पैसे 1 से 10 लाख, 10 से 20 लाख कि आपके वो चार्जेस होते हैं उस लाइसेंस को अवेल करने के लिए, या वो आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जो आप जो है दीगर बदीगर जमा करवाते हैं, तो उसका क्या होगा, उसकी क्या अमाउंट है? इसमें फैसल साहब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें एग्जैक्टली आप नहीं कह सकते कि इतनी फिगर होगी। ठीक है। एक्चुअली आप एक प्लान लेके आए, लाइक 100 कनाल के ऊपर एक छोटा सा यूनिट लेके आते हैं तो आपको अपनी मुतलका टीएमए में जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है जी। अगर आप 100 कनाल से ऊपर बड़े मेगा प्रोजेक्ट के ऊपर चले जाते हैं तो आपको डायरेक्टली एलडीए या आरडीए या सीडीए के पास जाना पड़ेगा। तो जो लैंड आप उनको प्लानिंग देंगे, जो आपकी फर्स्ट प्लानिंग होगी, जितनी लैंड आपके पास है उसके मुताबिक वो कैलकुलेशन करके देंगे कि ये आपकी गवर्नमेंट की ड्यूटीज है जो आपने जमा करवानी है। वो वेरी करता है जितनी जगह बढ़ती है। यस, लोकेशन टू लोकेशन और आपके वॉल्यूम के मुताबिक वो वेरी करेगा। ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें सेक्टर नॉलेज की या सोसाइटल नॉलेज की, तो वो कितनी जरूरी है अगर कोई बंदा प्रॉपर्टी का काम शुरू करना चाह रहा है, अगर वो एज ए एजेंट शुरू करना चाह रहा है या कोई सोसाइटी शुरू करना चाह रहा है, तो वो क्या होती है? फैसल साहब मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जिस टेन्योर से हम गुजर रहे हैं ये ज़माना है स्पेशलाइजेशन का। तो जिस तरह फॉर एग्जांपल हम मेडिकल में चले जाते हैं तो ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर हैं उनकी एक अपनी स्पेशलिटी है, इसी तरह सर्जन की अलग से है, ईयर और आइज़ का जो डॉक्टर उसकी एक अपनी स्पेशलिटी है। इसी तरह इस वक्त हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर डिफरेंट इसकी स्पेशलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें, लाइक मैं आपको बताता हूँ, आपने एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर अपना एक्सपीरियंस लेके आना है, आपने हाउसिंग सेक्टर के अंदर लेके आना है, आपने सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल्स के अंदर लेके आना है। कमर्शियल के अंदर भी हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं और कमर्शियल प्लाजाज भी हैं। तो इसमें सबसे पहले तो डिसाइड आपने ये करना है कि मैंने अपने लिए स्पेशलाइजेशन, अपनी जो सिमत है डायरेक्शन, वो क्या मैंने सिलेक्ट करनी है। सेकेंडली जो डायरेक्शन आप एक अपने लिए फॉलो करते हैं, डिसाइड करते हैं कि मैंने लाइक डीएचए का ही काम करना है, तो आपको डीएचए की टोटल इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले तो डीएचए के बायलाज, सेकेंडली जैसे हमारे लाहौर डीएचए के माशाल्लाह इस वक्त कोई 13 फेजेस जो हैं वो अलग-अलग डेवलप हैं, काम हो रहा है उनके ऊपर। तो इसके अंदर फिर फर्दर स्पेशलाइजेशन है कि आपने किस फेज के अंदर अपना एक्सपीरियंस गेन करना है। लाइक इस वक्त हम लाहौर फेज 9 प्रिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग है, लोगों की इन्वेस्टमेंट्स बड़ी ग्रूम कर रही हैं, लोग अच्छा हैप्पी हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी, और जिन लोगों ने अपने लिए रहाइश के लिए घर बनाने हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको उस फेज के अंदर कौन सा ब्लॉक कहाँ पर है, कौन से प्लॉट की नंबरिंग कहाँ पे है, किस प्लॉट के अंदर पोल है, किस प्लॉट के आगे डीपी लगी हुई है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके सराउंडिंग के अंदर अनप्लान्ड एरियाज कौन से हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये आपके कैरियर को बेहतर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा आपसे कि अगर हम बात करें मार्केट की, और
परचेजिंग पावर की, तो इस टाइम पे कोई बंदा अगर मैं अपना काम शुरू करता हूँ या हमारे नाजरीन में से कोई काम शुरू करता है, तो क्या एक गरीब आदमी अपने लिए कोई घर खरीद सकता है, जगह खरीद सकता है, या अमीर ही आदमी जो है या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास बंदा जो है वो चीज़ खरीद सकता है? तो क्या आप क्या देखते हैं इस चीज़ को? इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का, अपने परवरदिगार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बात यह है फैसल भाई कि ये एक हमारी सोसाइटी है, इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये इस्लामाबाद न्यू एयरपोर्ट से जस्ट 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है। आप हैरान हो जाएंगे कि आज भी यहाँ पर हम जो प्लॉट सेल कर रहे हैं, इसकी ऑल यूज क्लियर के साथ जो प्राइस है वो कोई 9 से 10 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर है, और वो भी हम इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो पहले लैंड परचेज करते हैं, उसके ऊपर सड़कें बनाते हैं और उसको 10 टाइम्स महंगा करके आम लोगों को सेल करते हैं। अब एक गरीब आदमी, जो आपने सवाल किया कि गरीब आदमी अपने लिए एक प्लॉट और बाद में उसको घर कैसे खड़ा कर सकते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ICHS हमारा एक ऐसा पोर्टल है, ऐसी एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास कि जिसमें जो इमरान खान साहब का विजन है कि गरीब आदमी को घर किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए, तो इस तरह जैसे हम काम कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सेटअप है। बेसिकली कोऑपरेटिव सेटअप जो है ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर काम करता है। इसका मतलब कि तमाम लोग जो हैं वो, अगर जो आपकी मार्केट है वो गरीब से लेके अमीर तक प्रॉपर्टी खरीद सकता है। जी ठीक है। अगर हम अभी रिसेंट सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त जो हालात हैं उसमें आप क्या देख रहे हैं? परचेजिंग पावर लोगों की है, अगर मैं काम शुरू करता हूँ प्रॉफिटेबल होगा मेरे लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ना सिर्फ हमारा कंट्री बल्कि पूरी दुनिया कोविड-19 के एक बहुत बड़े एक डेंजरस और भयानक किस्म का एक टाइम फ्रेम गुजरा है पिछले 4-5 माह में, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारा कंट्री, हमारा मुल्क पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इतना सिक्योर और इतना इसके अंदर पोर्टफोलियो है कि अभी भी मैं समझता हूँ कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की जाए, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे किसी भी प्रोफेशन के अंदर, तो मेरा ये थिंकिंग है, मेरी ये सोच है कि आने वाले चंद साल जो है वो पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होंगे इंशाल्लाह ताला। अभी मैं दोबारा इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने जो हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ऊपर माशाल्लाह से इतना रिलीफ दिया है, और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी जो हमारी स्टाम्प ड्यूटीज थी, जो हमारी CVTs थे, जो टैक्सेस थे, CVT मुझे जरा बताइए। कैपिटल वैल्यू टैक्स। ठीक है, ठीक है। इसी तरह जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हमारी स्टाम्प ड्यूटी थी, अब वो माशाल्लाह रिड्यूस करके 1% कर दी गई है। ठीक है। तो इससे हुआ ये कि जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके थे 2016 से लेके अभी 2 माह पहले तक, तो हम प्रॉपर्टी परचेज करके उसके ऊपर एक्सपेंस इतने आ जाते थे कि प्रॉपर्टी की प्राइस जो बढ़ने के बजाय दोबारा रीसेल ही नहीं हो पाती थी। तो अभी पिछले 2 माह से, या हार्डली आप कह लें कि 6 हफ्ते या 2 माह एग्जैक्टली, तो हमारे DHA में, बल्कि ना सिर्फ DHA, पूरे लाहौर और उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर 10 to 15%, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसके ऊपर 25 to 30% जो है ना जंप आया प्राइसेस के अंदर, और लोगों ने अपना पैसा जो कहीं डरते हुए इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे या डरे बैठे थे कि पता नहीं क्या होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस वक्त हमारे पास फुर्सत नहीं है, डेली बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम कर रहे हैं, सेल परचेज हो रही है, और इस सेल परचेज से हम तो रिजल्ट कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे ड्यूटीज, उनकी ट्रांसफर फीसेज, उनके स्टाम्प पेपर की जो फीसेज है, गवर्नमेंट को भी इसका अच्छा फायदा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि कितने टैक्सेस हैं, अगर एक हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की परचेज में और सेल में, और उनको हमें आप बता दीजिए कि कितनी ड्यूटीज इन पर अप्लाई होती है, अगर हम टैक्स की बात करें, और वो क्या होंगे, कितने कितने हैं इसमें? फिर मैं आपको बताऊं, हमारे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला हैं रियल एस्टेट के अंदर। लाइक जब हम DHA में चले जाते हैं तो DHA के अंदर DHA की अपनी जो फीसेस हैं अलग-अलग कैटेगरी के हिसाब से, उसके अलावा पहले 3% हमारी स्टैम्प ड्यूटी थी जो इस वक्त 1% पे आ गई है। ठीक है। इसी तरह
कैपिटल गेन टैक्स था कि आप जब प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, सेल करते हैं, तो जो डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर काफ़ी हैवी किस्म के टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए गए थे। अलबत्ता अभी जब हम चले जाते हैं जो प्राइवेट लैंड्स हैं जहाँ पे रजिस्ट्री इंतकाल वाला सिस्टम है, वहाँ पे एक्सपेंस ऑलरेडी बहुत कम है। लेकिन अगर हम चले जाएं कैंटोनमेंट के अंदर, जो कैंटोनमेंट के एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे कैंटोनमेंट की तरफ से अजाफी एक 3% का टैक्स है जो हमें पे करना लाजमी है। लेकिन अल्टीमेटली इसके जो ट्रांसफ़र के एक्सपेंसेस थे वो काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं, जिससे हमारा जो फंड्स का जो सर्कल है वो काफ़ी बेहतर हो गया। अच्छा कैसे साहब, इसमें मुझे ये बताइएगा कि अगर हम बात करें रेजिडेंशियल और कमर्शियल की, तो किस में ज़्यादा प्रॉफिट है? देखिए इसमें फैसल भाई डेफिनेटली कमर्शियल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, तो जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो पे बैक है, जो रिटर्न है, वो उसी फार्मूले के मुताबिक वापस आता है। तो कमर्शियल के अंदर अर्निंग और प्रॉफिट टेकिंग ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कैसे साहब, मुझे बताइएगा कि अभी आपने जिस तरह जिक्र किया कि हम अगर बात करें कमर्शियल की, तो कमर्शियल में ज़्यादा प्रॉफिट है। अब अगर हम आपके न्यू प्रोजेक्ट की बात करें जो कि आपने अल तकमील के नाम से स्टार्ट भी किया है और आपकी सोसाइटी भी है, तो इसके बारे में मुझे बताइए कि आप हमारे जो नाजरीन हैं उनको गाइड कीजिए कि ये सोसाइटी क्या है, कहाँ पर है, और इसमें जो है वो कितना इन्वेस्टमेंट जो है, उनके चांसेस हैं कि अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? देखिए फैसल भाई, जहाँ तक बात है अल तकमील ग्रुप की, तो हमारा जो मोटो है, जो हमारा एक पैशन भी है, मिशन भी है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर लो बजट के अंदर ऐसा हाउसिंग सिस्टम हम लेके आएँ कि आम से आम आदमी भी जो है वो अपना घर बना सके, अपनी एक छत बना सके, जिसके अंदर वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से अपनी लाइफ गुजार सके। सेकेंडली जो बात आप कर रहे हैं, जब भी किसी सोसाइटी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहें या परचेज़ करना चाहें, तो बेसिक चीज़ ये है कि आप देखें कि उस प्रोजेक्ट के, उस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उसके एनओसीज मौजूद हैं, उसकी जो बेसिक जो परमिशंस हैं तमाम गवर्नमेंट इदारों की तरफ से, क्या वो मौजूद हैं। जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम 10 से 11 हज़ार कनाल के ऊपर हमारा ये टोटल जो मैप आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये सारा 5 मरला कैटेगरी है। चूँकि 5 मरला आम से आम इंसान भी इजीली उसको परचेज कर सकता है। जब प्लॉट लेना मुश्किल है, अब प्लॉट परचेज कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल नहीं है। वो अब अपनी सेविंग्स में से या अपनी कंपल्सरी सेविंग्स में से आप प्लान आउट कर लेते हैं कि प्लॉट मैंने परचेज कर लिया, कंस्ट्रक्शन भी इंशाल्लाह ताला मैं कर लूँगा। तो हम जैसे कि कास्ट ऑफ लैंड पहले हम यानी पार्शियल पेमेंट्स लेते हैं अपने कस्टमर से, यकमुश्त उससे हम हैवी पेमेंट्स नहीं रिसीव करते हैं। मैंने पहले आपको बताया कि जो इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, ये एक नॉन प्रॉफिट टेकिंग सोसाइटी है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस से कोई गर्ज नहीं है। हमारा कोऑपरेटिव का मकसद ये है कि लोगों का फंड, उन्हीं मेंबर्स का जो कलेक्शन हम करते हैं, दोबारा उसी सोसाइटी के ऊपर हम उसकी डेवलपमेंट मुकम्मल करते हैं और लोगों के लिए बआसानी एक अपने रहने के लिए जो उनको घर चाहिए, जो उनकी एक ख्वाहिश है सारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी, ये अल्लाह ताला हमारे ज़रिए से इस सोसाइटी के वसीले से हम उनकी ज़रूरियात करते हैं। और इसके जो साइज़ हैं प्लॉट्स के 5 मरला से लेकर 1 कनाल तक है जी, इसमें हमारा सबसे बेसिक, चूँकि 5 मरला एक बेसिक स्टैंडर्ड है, तो 5 मरला, फिर इसमें 8 मरला की भी कटिंग है, 7 मरला की भी है, 10 मरला है, उसके बाद 1 कनाल है। लेकिन जो सबसे फेवरेट है वो 5 मरला। ठीक है, लोग 5 मरला को ज़्यादा लाइक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि कैसे साहब ने हमें बताया कि कैसे जो है आप सोसाइटी शुरू कर सकते हैं, कैसे उसके रूल्स हैं। अगर कोई शख्स जो है वो एज ए एजेंट काम करना चाहता है, तो अभी भी मार्केट इतनी ज़्यादा वसी है कि उसमें इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है, उसमें अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं और आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास जो है वो गाइडेंस, हमने जैसे आपसे बताया कि कैसे साहब ने जो गाइडेंस दी है उसके साथ आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ कैसे साहब का, जिन्होंने हमें अपना वक्त दिया। कैसे साहब बहुत शुक्रिया, हमारे नाजरीन की तरफ से बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना वक्त दिया और गाइडलाइन दी। मैं आप सबका भी शुक्रगुजार हूँ। इस वीडियो को काइंडली शेयर कीजिए। इस वीडियो के इख्तिताम पे हम कैसे साहब का नंबर, उनका फेसबुक लिंक आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप उनकी जो है इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं दुबई से हवाले से या पाकिस्तान से, आप जान सकें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अपना ख्याल रखें। अल्लाह नेगेबान।